498 का जो केस होता है, इसके अंदर हमेशा पति और उसके घर वाले बचने के लिए इधर उधर भगते रहते हैं। हर डेट पर कुछ ना कुछ उनके खिलाफ काउंटर होता रहता है, चाहे 125 में चले जाइए चाहे डीवी में चले जाइए, और हमेशा वो इस चीज से हजल पजल रहते हैं। ये ऐसा क्या षड्यंत्र पूर्वक किया जाता है, आपको ऐसा नहीं लगता? यानी कि किसी तरह से हर बार ये चाल सेट की जाती है कि आप किसी भी तरह से मेंटली फ्री ना हो, एग्जॉस्टेड फील करें, और इस वजह से आप अपने केसेस के अंदर हमेशा फंसे फंसे रहते हैं। दिमागी तौर पर आप दूसरे किसी तरह के सॉल्यूशन पर काम नहीं करते हैं। क्या ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता कि 498 से भी रिलीफ मिले, और उस 498 के केस की वजह से 125 में पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले पाए, और आप कब तक ये केस लड़ेंगे उस औरत के साथ कोर्ट में नाम मात्र की पत्नी होने की वजह से? कब उससे मुक्ति पाएंगे और तलाक मिल जाए? कभी सोचा इस बारे में? आज का ये वीडियो इसी बात की आपको बकायदा जानकारी देगा। इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि एजुकेटेड हो जाइए, और एजुकेटेड होना लॉ के कंटेक्स्ट में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि काफी चीजें जब आपको पता चलती है तो आपको पता लगता है कि उनके बहुत फायदे हैं, और हमारे कोर्सेज उन फायदों को कई गुना बढ़ा देते हैं। आपकी केस की तैयारी हम एक सिचुएशनल प्रोग्रामिंग के हिसाब से करते हैं। जैसी सिचुएशन आती है उस तरह से कोर्स हर बार डिजाइन होता रहता है। यानी ये एकदम सिचुएशन प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलने वाला कोर्स है। आपको जैसी जरूरत होगी वैसा ही इसको डिजाइन कर दिया जाएगा, और इंडिविजुअली आपके केस को ध्यान में रखते हैं। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है, वो ज्यादातर लोग अपने केसेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है, और आज के टाइम में बहुत कम टाइम और पैसे से अपने केसेस से बाहर आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो अगर आप भी ये कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल ले लीजिए और फिर उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में मुझसे समाधान चाहते हैं तो यह अपॉइंटमेंट बुक कराइए इस नंबर पे, और फिर उसके बाद बात होगी आपसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल इंडिया चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। 498 एक डिमांड पे की गई क्रूरता का केस है, जो कि आपने नहीं की, इसलिए आप इसे झूठा मानते हैं और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। और ऐसा भी है कि सामने वाली पार्टी ने टेक्निकली कुछ चीज आपके खिलाफ एविडेंस के रूप में दी नहीं है, तो इसलिए भी वो झूठा केस बनता है। एविडेंस एक्ट उसको सपोर्ट करता है। दिक्कत यह है कि आपकी पत्नी ने इतने जबरदस्त और छुपे हुए एलिमेंट्स के साथ आपके साथ अटैक किया है, जो आपके काम के बहुत है। आपको लगता है कि वो अटैक है, पर वो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा है। आपको उसे थैंक यू बोलना चाहिए। जैसे देखिए, मैं आपको एक बात आगे बताऊं उससे पहले एक थ्योरी समझिए। कोर्ट आपने भी देखा है काफी हद तक महिलावादी कही जाती है, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा का ज्यादा ध्यान रखती है, उनकी गरिमा का ज्यादा ध्यान रखती है। तो आपको भी उसी थ्योरी पे काम करना चाहिए। वो क्या है? वुमेन कार्ड अगेंस्ट वुमेन कार्ड खेलना चाहिए। यानी कि आपकी पत्नी भी एक महिला है, और जरूरी यह है कि आपके 498 के केसेस में हमेशा माताजी और आपकी उस शादीशुदा बहन का नाम जरूर होता है, जो कि अब आपके घर में नहीं रहती, पर जबरदस्ती आप पे प्रेशर लाने के लिए, अंडर प्रेशर लाने के लिए पुलिस और पत्नी का वकील मिलकर एक झूठा षड्यंत्र आपके खिलाफ खड़ा कर देते। कोर्ट भी पता नहीं क्यों कंसिडर कर लेती इन केसेस को। बड़े दरिद्र तकलीफ वाली बात है, पर क्या कह सकते। तो ऐसा होता है। अब यहां पर आपकी बहन जो है वो पीहर छोड़कर ससुराल में रह रही है, क्योंकि शादी हो चुकी है, तो अब बे समय रहेगी। और यहां पर आपकी पत्नी के अगेंस्ट आपकी बुजुर्ग या बूढ़ी माता जी हैं, जिनको आप अपनी पत्नी के अगेंस्ट खड़ा कर सकते हैं। आरोप ज्यादातर माता जी पे ये लगाया जाता है कि उसको डांट डपट कर, छीन झपट कर, उसके स्त्री धन छीन कर अपने पास गहने सारे रख लिए हैं आपकी माता जी। या और भी कोई आरोप, या सिर्फ आरोप नहीं लगाया गया, नाम लिख दिया कि सब मारा पीटा, बस दैट्स इट। तो कोई चीज वहां क्लियर नहीं है। आपकी बहन का नाम भी लगा दिया गया कि वो भी मुझे कभी कभी ताने मारती थी, डांटती रहती थी, या फिर उसने भी कोई एक मेरे साथ छीना झपटी कर लिया, कुछ गड़बड़ कर दी। पर क्लियर सा कुछ नहीं होता है, सब कुछ किचपिच सा होता है। तो ऐसी सूरत में 498 में आपकी बहन का और आपकी माताजी का गलत नाम लिखा। अर्नेश कुमार की गाइडलाइंस भी ये कहती है, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 498 से संबंधित गाइडलाइंस काफी हद तक खुलकर बताई है। और भी कई लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो 2011 से लेके और अभी तक आए हैं। उनके अंदर क्लियर है कि बिना किसी रीजन के बहन को पार्टी नहीं बनाया जा सकता, और बनाया है
तो पति पे क्रूरता है। अब इस क्रूरता को हम बाद में यूज करेंगे आपके फायदे के लिए, फिलहाल यहां समझिए। इसके अंदर यह है कि बहन और माताजी की तरफ से एक काउंटर एफआईआर कराई है अपनी वाइफ के ऊपर। जब वाइफ के ऊपर आप काउंटर एफआईआर कराएंगे तो वाइफ को एक तो उस शहर में आके लड़ना पड़ेगा जहां आपकी मम्मी रहती हैं और जहां पर आपकी बहन का ससुराल है। पहली बात तो वो अवॉइड करेगी वहां आना, क्योंकि वहां पर एक तरीके से लिटिगेशन चार्जेस बहुत हैवी हो जाएंगे और क्रिमिनल केस बनता है, इस वजह से होगा। अब ये किस तरह का केस बनता है, ये 420 और 120 बी का केस बनेगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और उसके अलावा एक तरीके से फ्रॉडरी का केस, कि उन्होंने फ्रॉड किया है और झूठ बोलकर ये केस लगाया। इसके अलावा डिफेमेशन के केस के बारे में अपने कई वीडियोस में कह चुका हूं, वो आपको लगाने ही लगाना चाहिए। यहां पर ये करने से आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिशमेंट ये आ जाता है कि क्योंकि ये प्राइमा फेसी वैल्यू पर लगे हुए केस है, आपकी पत्नी को आके सबूत दिखाने पड़ेंगे। अब यहां पर इस आधार पर आप तुरंत वहां अपनी पत्नी से जाते ही सबूत मांग लीजिए कि भाई आप सबूत दीजिए, यानी ट्रायल शुरू में ही प्रोसीड करा दीजिए, ट्रायल के लिए वहां पर प्रोसीडिंग्स चालू करवा दीजिए, यानी आप 490 से भी फास्ट उसको चलाने की कोशिश कीजिए, जो कि चलेगा। पिटिशनर अगर डायरेक्ट कहेगी साहब मैं तो ट्रायल चाहता हूं, तो उसके अंदर आप ट्रायल पर लेके आ जाइए, सबूत वहां दिख रहे हैं एविडेंस के बेस पे। अब इस सूरत में वहां पर पत्नी अपने आप को या तो बचाने के चक्कर में कई बार ये बेवकूफी कर बैठती है, आती नहीं है इन केसेस में। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपकी तरफ से एक तरफा फैसला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आ भी जाती है और उसको डिफेंड करती है तो तारीखें लंबी मत लिखती है, बल्कि वहां पर आर्टिकल 21 जो संविधान का है उसके अंतर्गत, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के जजमेंट में कहा था कि फास्ट हियरिंग का जब प्रोविजन स्टार्ट किया था आर्टिकल 21 के अंतर्गत, वहां से आप ये प्रोविजन निकालिए कि साहब मुझे इसमें फास्ट हियरिंग चाहिए, और आप शुरू में ही ये चीज लगाएं। अब आपके माताजी और बहन का अलग अलग केस होने की वजह से उसे बार बार इधर उधर भगना पड़ेगा, और उन दोनों केसेस के बारे में दोनों जगह जानकारी दीजिए। मेरी बहन ने भी ये केस लगाया, माताजी के केस में बता दिया, और माताजी के केस में उससे क्या होता है कि उसका क्रिमिनल फेस एक्सपोज होगा, और महिलाओं के आगे षड्यंत्र करने की वजह से उसको नीचा देखना पड़ेगा हर बार कोर्ट में, बल्कि उसका हमेशा साइड जो है वो नीचे रहेगा, यानी कि वो हमेशा एक लो प्लेटफॉर्म पे ही प्ले कर पाएगी, वो उतना अपर हैंड नहीं ले पाएगी आपकी माताजी और बहनों के सामने। रिजल्ट आते हैं नहीं आते हैं, पर इस आधार पर आप अपनी माताजी और आप अपनी बहन के आधार पर क्रूरता मानते हुए आप डायरेक्ट डाइवोर्स में जा सकते हैं। दूसरी चीज 125 सीआरपीसी में क्योंकि उसने सेम मिलती जुलती ड्राफ्टिंग लगाई है 498 की, और डीवी की भी, दहेज मांगा, मारा पीटा, ये सब कुछ, और बहन का नाम भी लिखवा रखा है। ये सारी चीजें आप क्लब करके वहां दिखाइए। अच्छा, यहां बीच में एक जानकारी और दे देता हूं, अगर आपकी माताजी और बहन का नाम निकल चुका है तो ये भी एक और शुभ समाचार है, तब भी आप ये केस लगा सकते हैं। नहीं निकला है तो लगाना ही है, और निकल गया तब भी लगाना है। तो यहां से फिर आप डाइवोर्स डाल रहे हैं, और इसी एडवांटेज को आप 125 में दिखाइए कि साहब ये ड्राफ्टिंग कॉमन है, ये 498 डे की रखी, ये डीबी की रखी, और ये 125 की रखी, वही सेम कॉपी पेस्ट है। तो इस आधार पे, क्योंकि मेरे को 498 डे में कन्विक्टेड नहीं माना गया, मैं वहां आरोपी हूं, यानी मुझ पे आरोप सिद्ध नहीं हुए, और कहानी लगभग यही है। और यहां पर भी मेरी पत्नी सबूत नहीं दे रही, और 498 डे में भी नहीं दे रही, और डीबी में भी नहीं दे रही। और अब हमने दो केस अपनी तरफ से लगाए हैं, मेरी माताजी ने और मेरी बहन ने, वहां भी जाकर सबूत देने से ये पीछे हटने लगी है, सबूत देने के नाम पर आगे पीछे हो रही है। तो इस आधार पर जब तक कि मेरी पत्नी ये साबित नहीं कर देती कि वो निर्दोष है और मैं दोषी हूं, तब तक आप जो मेरा मेंटेनेंस लग गया है, यदि लग गया है, तब आप ये पेश कर सकें कि मैं मेंटेनेंस तब तक नहीं दे रहा आपकी। ऐसी सूरत में कोर्ट अगर रिकवरी निकालने के चांसेस आपको लगते हैं तो आप हायर कोर्ट में इसी आधार पर अपील कर सकते हैं, और अपीले कोर्ट के अंदर जाकर आप बकायदा यही पेशकश रख सकते हैं। एक आध दो अपील के बाद आपकी बात समझ भी ली जाएगी और सुन भी ली जाएगी। ये प्रैक्टिकल चीजें करके देख रहे हैं तो पता लग रहा है हमें भी। साथ ही आपको ये भी बता देना है कोर्ट को कि मैं इस आधार पे, क्रूरता के आधार पे, क्योंकि पत्नी की इस गलती से कि आपकी निर्दोष बहन जो कि शेयर हाउस होल्ड में नहीं रहती थी उसको पार्टी बना लिया है, वो एक जबरदस्त क्रूरता है। और क्योंकि माताजी ने भी केस लगाया, एविडेंस मांगे जा रहे हैं, वहां पे एविडेंस नहीं दे रही है, इतनी सी बात को आधार बना के आप आराम से बिना कोई सबूत के सिर्फ इन दो ग्राउंड्स पे आप आराम से डाइवोर्स ले सकते हैं। जब ये बात मैं कह रहा हूं तो शायद आपको यहां से कंफ्यूजन क्रिएट होने शुरू होंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है, ये कुछ तो
जजमेंट की तरफ झुकने लगते हैं। देखिए साहब, ऐसा है, क्रूरता का डेफिनेशन बहुत बड़ा है और मानसिक क्रूरता बहुत बड़ी है। किसी के ऊपर मानसिक क्रूरता डायरेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, उसके किसी घर के सदस्य के ऊपर भी क्रूरता की गई है, और तब जब वो रिश्ता विश्वास का हो। पत्नी के साथ रिश्ता विश्वास का होता है, इसलिए हमेशा इतने सारे जजमेंट्स भरे पड़े हैं जहां पर बहन को पार्टी बनाया गया और पत्नी साबित नहीं कर पाई, तो फिर ये आसान रास्ता निकलता है। क्योंकि 498 में अक्सर ये देखा जाता है कि पक्षपातपूर्ण रवैया करते हुए अक्सर कोर्ट्स चलते हैं और पत्नी का ही पक्ष ले रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में वहां से सॉल्यूशन निकालना आसान नहीं होता है। यहां से सॉल्यूशन निकालना इसलिए आसान होता है क्योंकि ये आपका शहर है, आपकी जगह है और आपका केस है। जब आपका केस है तो यहां पर फैसले के लिए दबाव अक्सर आपकी तरफ रहता है, क्योंकि वुमेन कार्ड यहां आप भी खड़ा करके बैठे हैं। यहां पर आप दोनों की जो केसेस हैं, उन दोनों केसेस के अंदर आप भी पिटिशनर बन के दावा कर सकते हैं, और इस वजह से क्योंकि आप उसमें पिटिशनर रहेंगे, यानी सेकंड पिटिशनर बन सकते हैं, माता जी की वजह से उनकी संतान के रूप में और बहन की वजह से उनके भाई के रूप में। जी हाँ, बिल्कुल आप बन सकते हैं। तो वहां पर आप बकायदा उसमें प्रोएक्टिव रूप में बकायदा इस केस को तेजी से चला सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि आप इसको फास्ट हियरिंग पर डलवा दीजिए, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और प्राइमा फेसी पर लगाए गए जितने भी केसेस होते हैं वो वैसे भी फास्ट हियरिंग ही चलते हैं। ओवरऑल बात पूरी कोशिश की है मैंने समझाने की, करीब करीब आप तक कन्वे हो जाए। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं है, पर्सनली आप बात कीजिए, उसके बाद मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और भी बता सकता हूं। अगर आपका केस अलग सिचुएशन हो, थोड़ा अलग सिनेरियो हो, तो उसके अंदर कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।